हमारा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति वो अपराधी है तो अपराधी को सज़ा देने का काम न्यायालय का है। इस बार बारिश के मौसम में कर्नलगंज में भी जल भराव की समस्या रही, कैसे समाधान होगा इन समस्याओं का? जब तक हमारे जो बहुत बड़े पदों पर बैठे लोग ज़मीनों का काम करने की लालसा नहीं छोड़ेंगे तब तक कि ये समस्या समाधान नहीं हो सकती है। क्या मानते हैं कि मानक के विपरीत जाके जो ये ग्राम पंचायतें जोड़ी गई, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, किसका षड्यंत्र माना जा सकता है इसका? अच्छा जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप थोड़ा बच के बात कर रहे हैं? भैया बचना चाहिए, पता नहीं कहाँ अतीक और अशरफ की तरह कोई ढूंढने निकला है। समीम अच्छन जी बोलने से बच रहे हैं क्या? मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि आज के इस परिवेश में न सिर्फ प्रदेश को, देश को सांप्रदायिक सौहार्द की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक आरोप और लगा, वोटर लिस्ट को लेकर कुछ आरोप लगा था कि कार्यालय में 8 बजे कुछ हो रहा था जिसके बाद कार्यवाही कराने की मांग की गई थी, क्या था पूरा मामला? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज़ और मैं आपके साथ हूँ हर्ष त्रिपाठी। निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही, पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया और अब प्रत्याशी जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेकर जाने लगे हैं। ऐसे में हम भी क्षेत्र में निकलने लगे हैं और जो भी पार्टी से घोषित किए गए प्रत्याशी उनसे मिलना शुरू कर दिया है, ये जानने के लिए कि चुनावी मुद्दे क्या हैं, किस प्रकार से वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। हम आज मौजूद हैं कर्नलगंज नगर पालिका परिषद में, जो एक इस सीट पे भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ आज बात करने के लिए शमीम अहमद जी अच्छन जी हैं, जिन्होंने नगर पालिका परिषद कर्नलगंज पे कह सकते हैं कि एक तरफा राज किया है। यहाँ की जनता ने कई बार इनको मौका दिया है और लगातार ये सीट पे ये और इनकी पत्नी लगातार यहाँ से चुने गए हैं और काम भी किया है। इसी पूरे चुनाव के मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अच्छन जी आपका। धन्यवाद। पहले तो पार्टी ने आपको टिकट दिया, आप दोबारा से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। किन मुद्दों के साथ आप इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरी पत्नी को दोबारा नगर पालिका परिषद कर्नलगंज के अध्यक्ष पद का टिकट दिया है। जहां तक मुद्दों का प्रश्न है, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि आज के इस परिवेश में न सिर्फ प्रदेश को, देश को सांप्रदायिक सौहार्द की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और हमने हमेशा, चाहे सन 1995 में जब मैं पहली मरतबा चुना गया तब से लेकर आज तक इस पर काम किया है और प्रयास ये किया है कि हमारे नगर में, हमारे आसपास के गाँव में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, प्यार बना रहे, सौहार्द बना रहे, और यही हमारी प्राथमिकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ इन मुद्दों के साथ कुछ विकास का मुद्दा भी आपने रखा होगा, कुछ कर्नलगंज के विकास के लिए भी सोचा होगा, क्या मुद्दे हैं ऐसे? जहाँ तक कर्नलगंज के विकास का सवाल है, कर्नलगंज में विकास शब्द की शुरुआत ऊपर वाले की मेहरबानी है कि शमीम अच्छन से हुई है। जितनी भी सड़कें यहाँ हैं, कोई सड़क ऐसी नहीं है इस नगर की जिसका निर्माण मेरे कार्यकाल में ना हुआ हो। जितने भी पेड़ आप देख रहे हैं पर्यावरण के नाम पर, उनका सारा निर्माण, उनका सबके लगाने का काम मेरे समय में हुआ है और आगे भी, चाहे पहले के चुनाव रहे हो, चाहे आज का हो और चाहे भविष्य का भी हो, हम हमेशा विकास के मुद्दों पर, नगर कर्नलगंज को एक अलग पहचान बनाने के मुद्दों पर और सब तरह से जनता को जितनी भी सुविधाएं सरकार से उपलब्ध हो सके पूरी जनता तक पहुंचाने के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं और इसी पर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। आगे भी मैं अपेक्षा यही करता हूं कि जनता मेरे किए गए कामों को सही आकलन करेगी और उसी आकलन के बुनियाद पर दोबारा मुझे चुनेगी। आप कई बार से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, आप जीते भी हैं, आपको मौका भी मिला। क्या लगता है कि ये जो चुनाव है 2023 का निकाय चुनाव, कर्नलगंज में पिछले चुनाव से कितना अंतर है? इस चुनाव में आप जो ग्राउंड पे उतर रहे हैं, जन समर्थन देख रहे होंगे, कितना बदलाव देखते हैं चुनाव में? मुझे तो लगता है कि जितने चुनाव हमने इससे पहले लड़े हैं उन सबसे ज़्यादा बेहतर स्थिति इस चुनाव में है जी। आम आदमी पूरी तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जिन हाथों में हमने पहले कमान दी थी कर्नलगंज की, वो हाथ ऐसे थे कि जिन्होंने कर्नलगंज को सुरक्षित रखा, तो आगे नया कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं। भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, क्या लगता है उनसे लड़ाई आपकी आसान होने वाली है या कुछ कठिनाइयाँ रहेंगी? देखिए, भाजपा के प्रत्याशी भी एक मरतबा चुनाव लड़ चुके हैं, रामजी लाल जी, और वो इससे पहले बीजेपी से भी लड़े थे, हार गए थे। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से एक मरतबा वो चुनाव जीते हैं
बकिया कभी निर्दलीय, कभी हिंदू महासभा, जाने किन किन पार्टी से। जहाँ तक सवाल है कि उनसे लड़ाई का, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सत्ता के ही दम्भ में वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन हम जनता के विश्वास पे चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि जनता का विश्वास और प्यार मुझे मिलेगा। आपने सत्ता की बात की, अगर कर्नलगंज विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे 2 घरों में राजनीति अभी तक चलती रही, लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव में एक तख्ता पलट देखने को मिला। क्या लगता है कि जिस प्रकार से इस बार कर्नलगंज की विधानसभा की राजनीति बदली है, उसका इस चुनाव पे कितना प्रभाव पड़ने वाला है? ये चुनाव न विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में वो तय करती है, और न ये चुनाव तय करता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाता है और आदमी का कितना विश्वास स्थानीय आदमी के ऊपर है, बस उसी बुनियाद पर वोट मिलता है, उसी बुनियाद पर वोट मांगा जाता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन तमाम चीज़ों को यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बकिया 2 बड़े घराने थे। नहीं, आप क्या ये मानते हैं कि जो आपके कर्नलगंज के नए विधायक हैं वो आपके चुनाव में इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं? देखिए, वो विधायक हमारे भी हैं जी, हम तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम तो उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि वो चूँकि संविधान की शपथ लेकर के आज उत्तर प्रदेश असेंबली के सदस्य हैं, तो जो संविधान का शपथ लिया है उन्होंने, उसका निर्वहन वो करेंगे। हम पार्टी का तो प्रचार करेंगे ना अपने, वो उनका नैतिक दायित्व करना चाहिए। क्या मानते हैं कि जैसे कि आपने बात की कि स्थानीय मुद्दों पे होगी, देखा गया कि इस बार बारिश के मौसम में कर्नलगंज में भी जल भराव की समस्या रही, कैसे समाधान होगा इन समस्याओं का? ये एक इतना बड़ा प्रश्न है जिस प्रश्न से सिर्फ कर्नलगंज नहीं आच्छादित है। जब तक हमारे जो बहुत बड़े पदों पर बैठे लोग ज़मीनों का काम करने की लालसा नहीं छोड़ेंगे, तब तक कि ये समस्या समाधान नहीं हो सकती है। और जो हमारे अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जब तक कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक किसी चेयरमैन के बस की ये बात नहीं है। तो जो जल भराव की समस्या हुई, उसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? क्योंकि आपने नगर पालिका का विकास कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बातें तो होंगी कि आखिर कहाँ चूक हो गई या कौन सा मुद्दा ऐसा रहा जिसकी वजह से पूरा शहर डूब गया। आप पहले तो ये जान लें कि हमारा पूरा शहर नहीं डूबा है। घंटा घर पे घुटने के ऊपर तक पानी चल रहा था बरसात में। ये तो सन 82 में घंटा घर के ऊपर नाव चल रही थी, तो क्या किया जाएगा? मैं वही जानना चाहता हूँ कि इतने समय से अगर जलभराव हो रहा है, आप भी मान रहे हैं, तो क्या इसका कोई समाधान नहीं हो सकता है? क्या ऐसे जलभराव होता रहेगा? सिपाही का कर्तव्य है सिपाही का काम करना, इंस्पेक्टर का कर्तव्य है इंस्पेक्टर का काम करना। तो चूक कहाँ से हो रही है? इंस्पेक्टर से हो रही है, सिपाही से हो रही है? वो आप खोजी पत्रकार हैं, आप बेहतर समझते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ा है कि हम ही सब कहें। समीम अच्छन जी बोलने से बच रहे हैं क्या? नहीं, मैं बचता नहीं हूँ, मैं तो सही बात कह रहा हूँ। अच्छा, अगर बात करें आरोपों की भी, तो कई आरोप भी आपके ऊपर लगे। एक आरोप ये लगा कि जो 7 ग्राम सभाएँ बढ़ी, उनके बढ़ने का भी कहीं ना कहीं ये आरोप लगता रहा आपके विपक्षियों की तरफ से कि समीम अच्छन जी उसका भी विरोध करते नजर आए। देखिए, जहाँ तक ये कहने का सवाल है कि हमने उनका विरोध किया, वो गलत कहा। हमारा ये कहना था कि शहरी क्षेत्र में शामिल करने के कुछ कुछ मानक होते हैं जो गवर्नमेंट ने पहले से तय कर रखे हैं। अगर वो उस मानक को पूरा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको शामिल होना चाहिए। नहीं पूरा कर रहे हैं तो उनको सिर्फ हम टैक्स का बोझ उनके ऊपर लाद दें, हाउस टैक्स लेने लगें, वाटर टैक्स लेने लगें, उनको हम सफाई भी न दे सकें, उनके लिए कोई काम भी न कर सकें, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। और जहाँ तक इस सीमा विस्तार का सवाल है, ये वाइस जो होकर किया गया है। अभी आप गोंडा की तरफ से आते हैं, पहले काजीपुर पड़ता है, काजीपुर को ले लिया गया है, उसके बाद घोसीपुर हुआ पड़ता है, उसको नहीं लिया गया है, जो नगर से मिला हुआ है। ऐसे ही चारों तरफ का कार्यक्रम किया गया है। रेलवे लाइन के ठीक उस पार वेम्बापुरवा है, बाबूपुरवा है, जानकीपुरवा है, छतईपुरवा है, सौदईपुरवा है, जो बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर हैं, उनको नहीं लिया गया। और 4 किलोमीटर की दूरी पर सरजू नदी के किनारे झुन्नागढ़ को ले लिया गया है। तो उस व्यवस्था के खिलाफ मैं हूँ। आपने इसका विरोध भी किया, जो जैसा कि आपने बताया कि मानक के अनुसार नहीं हो रहा है। क्या मानते हैं कि मानक के विपरीत जाके जो ये ग्राम पंचायतें जोड़ी गई, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, किसका षड्यंत्र माना जा सकता है इसको? कहते हैं कि परम स्वतंत्र न सर पर को, जो मन भाए कहा करो तुम सो। अब हम बता तो दिए आपको, और क्या बताएं। अच्छा, क्या मानते हैं कि जो 7 ग्राम पंचायतें जुड़ी हैं, इससे कुछ जातिगत समीकरण भी बदलेंगे?
कुछ राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे, इसका इस चुनाव पे कितना असर पड़ने वाला है इन ग्राम सभाओं के जुड़ने से, सीमा विस्तार होने से? जोड़ना तो जातिगत समीकरण के आधार पे गया है, और बकिया उसका इम्पैक्ट क्या जाएगा ये चुनाव के बाद 4 मई के बाद आपको बताऊंगा। जातिगत समीकरण कैसे प्रभावित होगा, कुछ बताएंगे? जातिगत समीकरण की जिन वोटों अच्छा को- जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप थोड़ा बच के बात कर रहे हैं? भैया बचना चाहिए, पता नहीं कहाँ अतीक और अशरफ की तरह कोई ढूंढने निकला है। अरे नहीं, बिल्कुल जो आप बोलेंगे वो दिखाया जाएगा। थोड़ा खुल के अगर बात करें, जातिगत समीकरण कितना बदलेगा इन 7 ग्राम पंचायतों के जुड़ने से? बदलने का प्रयास किया गया है, लेकिन जो हिंदू क्षेत्र जुड़े हैं जी। वो सब हमारे बहुत ही अच्छे समझदार लोग हैं, और निश्चित रूप से हमें यहाँ से बेहतर परफॉर्मेंस वहाँ मिलेगा। एक आरोप और लगा, वोटर लिस्ट को लेकर कुछ आरोप लगा था कि कार्यालय में 8 बजे कुछ हो रहा था, जिसके बाद कार्यवाही कराने की मांग की गई थी। क्या था पूरा मामला? देखिए, वो फर्जी आरोप था। जी। चुनाव आयोग का निर्देश था कि रात के फला डेट से फला डेट तक 11 से 17 तक, मेरे ख्याल से नवंबर में ऑनलाइन भी किया जा सकता है आवेदन, और ऑफलाइन भी किया जा सकता है। चूँकि आखिरी रात थी, जो आवेदन पड़े हुए थे उनको ऑनलाइन कराया जा रहा था। बकिया उसका परीक्षण करना और उसको निकाल करके परिवर्धन के लिए भेजना, ये तहसील का काम था। ये तो फर्जी आरोप था, सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग था, इसके अलावा कुछ नहीं था। आपने एक बात बीच में कही, अतीक और अशरफ की बात की। अतीक और अशरफ की जो घटना हुई है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि बातचीत के दौरान आपने उनका जिक्र किया है। देखिए, अतीक हो या अशरफ हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो गलत घटना में संलिप्त हो, उसके खिलाफ कार्रवाई कानून के बुनियाद पर होनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति वो अपराधी है तो अपराधी को सज़ा देने का काम न्यायालय का है। न्यायालय से अलग हटकर अगर ये काम शुरू हो जाएगा तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अंत में अगर आपसे ये पूछा जाए, जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? आप कई साल से रहे हैं, दोबारा आप जनता से मौका मांग रहे हैं, जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? जनता के लिए भाई मेरा बहुत खुला हुआ यही एक मैसेज है कि हमारा कार्यकाल आपके सामने रहा है। अगर हमने कुछ अच्छे काम किए हैं, आपको हमने कुछ राहत दी है, आपको सम्मान और आदर दिया है, तो दोबारा मुझे मौका दीजिए। अच्छा, एक आरोप और लगता है कि अच्छन जी ने जो विकास का, जैसे आपने एक आरोप लगाया कि जो नई पंचायतें जुड़ी, नई ग्राम सभाएं जुड़ी, जातिगत समीकरण पे उसको जोड़ा गया षड्यंत्र के तहत। ऐसा ही आरोप विपक्षी पार्टी आपके ऊपर लगाती कि जो विकास कार्य हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं जातिगत बेसिस पे कराए गए हैं। जहाँ पे हिंदू की आबादी ज़्यादा है वहाँ विकास कम हुआ है, ऐसा आरोप लगाते हैं। आप इस पर क्या कहते हैं? आरोप है ना जी, इसीलिए तो हम जानना चाहते हैं कि आप इस पर क्या कहते हैं। भैरवनाथपुरम मंदिर है, वहाँ सार्वजनिक शौचालय, वहाँ की इंटरलॉकिंग, वहाँ का रास्ता, वहाँ पानी की टंकी, और इसी तरह से सकरौरा में गुड़ियन टोला, जहाँ हमारी माँओं और बहनों के लिए शौच जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ हमने बनवाया और कहीं अलग नहीं बनवाया। तो ये सब आरोप हैं। जहाँ आवश्यकता थी वहाँ काम किया गया है, और जहाँ और आवश्यकता आगे होगी, अगर अवसर मिलेगा तो वहाँ काम किया जाएगा। कुछ युवाओं के लिए या कुछ ऐसा दिमाग में कोई प्लान आपके है कि अगर दोबारा से जैसे मौका मिलता है तो इस काम को करना है जो अभी तक छूटा रह गया है? क्योंकि आप इतने दिन से हैं तो गिनाने को आप कई काम गिना सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होंगे जो दिमाग में अच्छन जी के चल रहे होंगे कि ये काम अभी कराना बाकी, इसको करा देना है। सबसे बड़ी आवश्यकता हमारी 2 है। एक तो यहाँ लड़कियों का इंटर कॉलेज होना चाहिए, वो प्राथमिकता है, और दूसरे हमारे युवाओं के लिए खेलने का कोई मैदान नहीं है। यहाँ कोई जिम की व्यवस्था नहीं थी। पिछले मरतबा हमने उसके लिए उम्मीद की थी, वादा किया था, तो एक बेहतरीन जिम बना करके दिया है हमने। तो ज़िला गोंडा में उसके टक्कर का कोई जिम नहीं है, और बहुत कम दाम पे हमारे नौजवान वहाँ जा कर के अपना जिम करते हैं, शरीर के बनाते हैं। इसी तरह अब हमारा अगला उद्देश्य है कि एक स्टेडियम जिसमें खेल की सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, वो ज़रूर किया जाए, ताकि हमारी नौजवान पीढ़ी का अच्छे से विकास हो सके। अंत में एक बार फिर से पूछना चाहूँगा, क्या माना जाए कि 3 नगर पालिका परिषद में से कर्नलगंज समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है? मैं तो कहता हूँ तीनों जाएगी। तीनों के लिए आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? नहीं, मैं जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ, शुभकामनाएं दे सकता हूँ। आपने देखा हमारे साथ थे समीम अच्छन जी, जिन्होंने नगर पालिका परिषद कर्नलगंज के विकास की बातें की और बताया अपने ऊपर आरोपों, जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उस पर भी उन्होंने मुखरता से जवाब दिया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए और नगर पालिका से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंटरनेट की आवाज़।